शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाकर फिर उन्हें निर्दोष बताने वाले आशुतोष महाराज एक बार फिर अपने बयान से पलट गए। आशुतोष महाराज ने एनडीटीवी से इस मसले पर बात की और कहा कि वो बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने गलत बयान दे दिया। फिर वो अपने आरोपों पर अडिग खुद को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोप सही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, आरोप लगे कि वो कुकर्मी हैं, आपने भी बहुत सारी बयानबाजी की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो मुकदमा वापस लेने को आप तैयार हैं। ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार होना पड़ा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके हम इस मुकदमे पे कोई चर्चा कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उस मुकदमे के बारे में चर्चा का सवाल ही नहीं उठता है। जो चीज़ें आई हैं सामने, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया था, और वह मानसिक संतुलन इसलिए खराब हो गया कि मैं इस पोजीशन पे आ गया था कि आत्महत्या भी कर लूं। ऐसी मेरी पोजीशन हो गई थी, ऐसा मुझे डराया गया था, ऐसे धमकाया गया था, ऐसा पहले लालच दिया गया, पहले डराया गया, फिर लालच दिया गया, फिर डराया गया। ऐसा मेरे साथ खेल खेला गया। उसमें दो इन्हीं के चेले जो हैं, नाम नहीं लूँगा, जो हैं हमारे विपक्षी लोग हैं, उनके चेले हैं, वो पत्रकार हैं, स्वयंभू पत्रकार जिनको कहते हैं, यूट्यूबर जिनको कहते हैं, फेसबुकर जिनको कहते हैं। उनका दबाव था, लगातार मेरे पास कॉलें थी, और उन्होंने मुझे लालच दिया कि तुमको महंत बनवा दिया जाएगा गद्दी का, अभिमुक्तेश्वरानंद से तुमको मिलवा दिया जाएगा, और राजनेताओं से तुम्हें मिलवा दिया जाएगा, और तुम्हें बड़े बड़े पदों पर बिठवाया जाएगा। तो उनके कहने से और उनके प्रभाव में आके एक मैंने वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में मैंने फर्जी शंकराचार्य कहने की जगह फर्जी मुकदमा मेरे मुंह से निकला है। मैंने ये कहना था कि फर्जी शंकराचार्य के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, ये मुझे बोलना था, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। बहुत, आप मेरी उस भाषा से भी देख रहे होंगे कितना परेशान था। तो ये समझ नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो आप वापस लेने को तैयार हैं, और अब आप क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर दबाव था। किसका? अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनके चेले पत्रकारों का बहुत दबाव दे रखा था, मुझे डरा रखा था, और बहुत सारी हमारी चीज़ें फेसबुक पे बलात्कार, कुकर्म जैसे अपराध में फंसाने की धमकियाँ अब तहरीर दी है, थाने में दी है, हमारे शिष्य के द्वारा तहरीर दी है, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है, उनका नाम भी प्रकाशित हो रहा है। रामभद्राचार्य जी के शिष्य रामचंद्र दास, उनके ऊपर आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो आपके गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की हत्या करा सकते हैं। इस तरह की आशंका है? देखिए, मैंने गुरु जी की हत्या होने की आशंका बिल्कुल जाहिर की है, वो मैंने प्रशासन से भी सबसे मांग किया, और उनकी हत्या होने की संभावना है। इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा इस बात से कहने से। मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको भी बिना कैमरे के सब सुनवा दूंगा। आप सुन लीजिए मेरे फ़ोन में, कोई जांच एजेंसी सुन ले मेरे फ़ोन से आके, जिसमें साफ साफ है कि हाँ, गुरु की हत्या हो सकती है। और गुरु की हत्या कौन कराएगा, उसके लिए मैंने प्रशासन से मांग किया कि इनकी व्यक्तिगत, इनके पास पड़े जेड जो भी होगी योजना है, वो सुरक्षा होगी, पर इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। मैं आपने गुरुजी रामभद्राचार्य जी से बात की? हाँ, मेरे गुरुजी से मेरा बात हुआ है, और मेरे सभी गुरु भाइयों ने कल 4 घंटे बैठ के हमारी बैठकें हुई हैं। बैठक के बाद गुरुजी का मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। गुरुजी ने मुझे साफ कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराना मत, मैं तेरे साथ। आप उनसे मिले हैं? गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और गुरुजी ने कहा है कि मेरी सौगंध तुम्हें, राघव की सौगंध, जिस सच्चाई पे तुम चल रहे हो पीछे मत हटना। रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन देश की सबसे वीआईपी ट्रेन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, और उस ट्रेन के भीतर मौजूद देश की सबसे सुरक्षित शख्सियतों में से एक आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। लेकिन गुरुवार की शाम ढलते ही फिरोजाबाद में अचानक उसी ट्रेन पर हमला होता है। खिड़की का शीशा चकनाचूर हो जाता है। रात भर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा महकमे में फोन घनघनाते रहे। सवाल था कि क्या ये कोई गहरी साजिश थी? पुलिस ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का ये चकनाचूर ट्रेन का शीशा, एक जोरदार पत्थर से शीशा चकनाचूर हो गया।
सोचिए, अगर फेंका गया पत्थर अंदर पहुंच गया होता तो किसी न किसी के लिए घातक हो सकता था, लेकिन शीशा मजबूत था, सिर्फ चकनाचूर हुआ। पहली नजर में खबर बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन इस खबर को बड़ा बनाता है कोच नंबर और उसमें बैठे यात्री, यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, जो इसी कोच में बैठे थे, जिसके शीशे को पत्थर से चकनाचूर कर दिया गया। अचानक हुई इस हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया। वो तो गनीमत रही कि मोहन भागवत और दूसरे लोग बच गए, क्योंकि एक तो पत्थर अंदर नहीं पहुंचा और दूसरा मोहन भागवत कोच E1 के सीट नंबर 39 और 40 पर सफर कर रहे थे, जबकि पत्थर सीट नंबर 54 के सामने खिड़की पर लगा। मामला देश की बड़ी शख्सियत से जुड़ा था, लिहाजा फौरन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू हो गई। अंधेरे में भी कोना कोना, जर्रा जर्रा छाना जाने लगा। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7:15 बजे के आसपास क्रॉस कर रही थी, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जा रहे थे और उसी में किसी ने एक पत्थर मारा है, जिसमें फर्स्ट एसी की एक शीशा टूटी है। इसकी जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने इसमें पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जब फिरोजाबाद के निकट थाना रसूलपुर इलाके से गुजर रही थी, उस समय शाम के 7:18 हुए थे। उसी समय ट्रेन पर पत्थर लगा। ट्रेन रुकी तो जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने यहाँ सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी आदित्य लांघे मौके पर मौजूद हैं और पूरे जिले का आला अफसर और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बात मोहन भागवत की सुरक्षा की थी, जिन्हें Z+ कवर मिला हुआ है। अतीत में भी उनके रूट पर संदिग्ध हलचलें सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा चुकी हैं। पता चला कि पटरी के किनारे रहने वाले कूड़ा बीनने वाले 3 नाबालिगों की जानलेवा कारस्तानी है ये। शुरुआती जांच के मुताबिक कूड़ा बीनने वाले इन बच्चों ने खेल खेल में पत्थर उछाले और पत्थर सीधे ट्रेन की खिड़की से जाकर टकराया। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिसिया जांच में शुरुआती तौर पर जो सच सामने आया है, उसके मुताबिक आखिर पत्थर लगा कैसे होगा। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ सीसीटीवी में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। और भी जब चेक किया गया तो ये तीनों जो बच्चे हैं उनका एक आपराधिक इतिहास भी है, कुछ चोरी के मुकदमे भी हैं 2। इसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है, तीसरा का भी नाम प्रकाश में आ गया है। अब ये खेल खेल में हुई घटना है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है, वो तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अब से 4 महीने पहले यानी 19 फरवरी 2026 को भी जब सरसंघचालक मोहन भागवत लखनऊ से मेरठ के लिए निकले थे, तब हरदोई के पास उनकी वंदे भारत एक्सप्रेस को इसी तरह से पत्थर लगा था, जिससे वंदे भारत के C4 कोच का शीशा चटक गया था। उस केस में भी 3 से 4 नाबालिग बच्चे पकड़े गए थे, जिन्होंने खेल खेल में ट्रेन का शीशा चटका दिया था। शुरुआती जांच में बोगी का कांच टूटने का सच सामने आ गया है, लेकिन क्या इससे इतर भी इस घटना का कोई और भी सच है? पुलिस उसकी अब गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि 2 बार देश की एक बड़ी शख्सियत की ट्रेन नहीं बल्कि उसी बोगी, उसी कोच पर हमला हो जाना क्या सिर्फ संयोग है? ये बड़ा सवाल है। फिरोजाबाद से जितेंद्र किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की सुरक्षा कैसी है। उन्हें Z+ सुरक्षा मिली है, जिसमें 55 सुरक्षा कर्मी और कमांडो रहते हैं। पहली लेयर PSO, दूसरी लेयर इलीट कमांडोज का घेरा होता है, तीसरी लेयर QRT एंड एस्कॉर्ट क्विक रिस्पॉन्स टीम और एस्कॉर्ट होता है, चौथी लेयर लोकल पुलिस, यानी जहां भी जाते हैं वहां की लोकल पुलिस भी चौथे घेरे के तौर पर
उनकी सुरक्षा में रहती है। इस पूरे सुरक्षा घेरे में 4 से 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एम्बुलेंस भी होती है, जिसे भेद कर किसी भी वीवीआईपी तक पहुंचना आसान नहीं होता है। हथियार थामे एक जल्लाद, खून से लथपथ तड़पता एक इंसान और तमाशा देखती पत्थरों की एक भीड़। एक दरिंदा एक इंसान पर गाजर मूली की तरह वार करता रहा, ऐसे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन कोई उसके करीब नहीं गया, बस वीडियो बनाते रह गए। और आखिरकार जमीन पर पड़े उस इंसान ने दम तोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर से आई ये वारदात डराने वाली। लोग देखते रहे, वो मारता रहा और मार मार कर थक गया, तब जाकर रुका। लोगों के सामने वो एक इंसान के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था और फिर वहीं खड़ा हो गया। नीचे पड़ा शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जल्लाद को रहम नहीं आई। वो घातक चाकूनुमा हथियार से तब तक हमले करता रहा जब तक वो इंसान बेसुध नहीं हो गया। गर्दन, पेट, हाथ, पैर, हर जगह धारदार हथियार से ऐसा हमला जैसे वो इंसान पर नहीं, घास फूस काट रहा हो। लोग समझाते रहे, मना करते रहे, लेकिन जल्लाद बन चुके सनकी शख्स पर हर आवाज बेअसर रही। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस दरिंदे के पास जाकर दामोदर को बचा पाए। कई बार घातक हमले किए। काफी देर तक ये शैतान 50 साल के दामोदर शर्मा के साथ खड़ा रहा। उसके बाद बैठकर एक बार फिर उसके शरीर पर हमले किए। लोगों के धमकाने के बाद जब संजीव महतो नाम के इस दरिंदे के सिर से शैतानी भूत उतरा तो ये वहां से भाग गया। तब पता चला कि दरिंदे ने दामोदर शर्मा को कितनी बुरी तरह से मारा है। उस जगह की जमीन खून से लाल हो गई थी। जल्दी डॉक्टर कर लेके जाओ। चमड़ी है खाली, चमड़ी खाली कट फोन करो हॉस्पिटल में। मामला समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन थाना इलाके के पतसिया गांव का है। जिस समय लोग दामोदर के पास पहुंचे वो जिंदा थे। उनको फौरन लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत ऐसी थी कि समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर किए जाने के बाद भी दामोदर को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि घाव ही इतने गहरे और घातक थे। कैसे मारा? वो ऐसी कत्ता ले ले रहे। पहले से प्लान में? हाँ ना, पहले से जनतियल भी आता तो जाइए, कोई झंझट नहीं रही चाचा, कोई झंझट। क्या जगह जख्मी किया था? बहुत जगह। कौन है वो? हमारा आदमी है। सवाल ये उठता है कि बिना किसी बड़ी रंजिश के आखिर संजीव महतो ने दामोदर शर्मा पर इतने घातक वार क्यों किए? क्यों वो इंसान के रूप में एक जल्लाद बन गया? पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए मोती नगर अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए इनको सदर अस्पताल समस्तीपुर में रेफर किया गया था। तो यहाँ पर हो गई। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? जिनका उनको जख्मी किए थे उनको पकड़ लिया गया। अभी आवेदन मिले कर देकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। जी सर। आरोपी संजीव महतो को जेल भेज दिया गया, लेकिन इस वारदात से इलाके के लोग डरे हुए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर दामोदर शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया था कि एक इंसान जल्लाद बन गया। सरेआम दरिंदों की तरह एक इंसान को उसने काट डाला। समस्तीपुर से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर हाई प्रोफाइल कथावाचक पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि उन्होंने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर एक युवती के साथ यौन उत्पीड़न किया। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये है छत्तीसगढ़ के सिलियारी के रहने वाले पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री, जो चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। ये चावल के दानों से बाबा का भविष्य बताने का दावा करते हैं। पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री का ये भी दावा है कि वो चाय पिलाकर बीमारियां दूर करते हैं। कहा जाता है कि इनके दरबार में सूबे के बड़े बड़े राजनेता, विधायक, आला अफसर और रसूखदार उद्योगपति सिर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन आज आस्था का ये चोला पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। चावल वाले बाबा पर अब यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगा है।
पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे चावल वाले बाबा भविष्य बताने का दावा कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारत में कोई भी चुनाव लड़े, मैं लिख के दूंगा कितने वोट से जीतेगा और वो जीतेंगे। कितने वोट से जीतेगा लिख के दूंगा। जीतेंगे नहीं, कितने वोट से जीतेगा मैं लिख के दूंगा। ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष शिमगा हैं, भटाबरा विधायक जी हैं, ऐसे कई हैं जिनको मैंने अपने लेखनी से कागज में लिख के देता हूँ, इतने वोट से जीतेगा। मोदी जी कितना सीट आएगा हम ही नहीं बताए थे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम बताए थे। अभी हमने ये भी भविष्यवाणी किया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेगा, और आपको भी बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है। सुना आपने, इस तरह की निराधार भविष्यवाणियां करना इनके लिए आम बात है। लेकिन अब चावल वाले बाबा यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा का है। यहाँ एक पीड़ित युवती ने 6 जून को चावल वाले बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक साल 2023 में बागबाहरा में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान उसकी मुलाकात नरेंद्र नयन शास्त्री से हुई थी। युवती किसी बीमारी से परेशान थी। बाबा ने उसे बीमारी से पूरी तरह ठीक करने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि बीमारी के इलाज के बहाने और शादी का झांसा देकर पाखंडी बाबा ने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। एक पीड़िता ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बागबाहरा के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वो पुलिस के रिमांड में है। इस समय मैं बागबाहरा नगर में घटना स्थल पर मौजूद हूँ। जानकारी के अनुसार यही वो घटना स्थल है, यहीं पर वो कथा हुई थी, यहीं पे उनका कार्यक्रम चला था और इसी दरमियान इसी जगह पर यौन उत्पीड़न की जो बात सामने आ रही है। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। बागबाहरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रायपुर के सिलियारी से आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया और महासमुंद लेकर आई। बाबा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। 1 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अगर पुलिस द्वारा पुनः पुलिस रिमांड नहीं मांगी जाएगी तो उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। जेल ही भेज जाएंगे वो? जेल ही भेजा जाएगा सर। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के सामने आने के बाद चावल वाले बाबा को मानने वाले श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है। हालांकि उनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर उन पर ये यौन उत्पीड़न का अगर लगाया गया है तो अगर सही बहुत बड़ी हस्ती है, अगर सही हो तो फिर इन्होंने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म और साधु संतों का अपमान किया है। अगर सच हो जाए तो निष्पक्ष तो जांच होनी चाहिए ना, इसमें निष्पक्ष जांच हो और पीड़िता को, अगर पीड़िता सही है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। चाहे शास्त्री जी हो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत है तो गलत है जी, अगर सही अगर किया जाए, निष्पक्ष जांच हो, तभी हम लोग को अच्छा लगेगा। गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र नयन शास्त्री को जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने बाबा के कई राज उगलवाने और सबूत जुटाने के लिए अदालत से 3 दिनों की रिमांड मांगी थी। हालांकि न्यायालय ने केवल 24 घंटे की ही पुलिस रिमांड मंजूर की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाबा के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन मोबाइलों में कई चौंकाने वाले राज छिपे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब खबर यूपी से, जहां धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पैनी नजर रखने के लिए अब एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। आपको याद होगा लखनऊ के केजीएमयू का मामला, जहां से कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ये मेडिकल कॉलेज इस वजह से चर्चाओं में रहा। इसी तरह लखनऊ के एसजीपीजीआई से भी इसी तरह का केस सामने आया।
मेडिकल कॉलेज से लगातार आ रहे धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए अब यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण की रोकथाम और निगरानी के लिए एक विशेष एंटी धर्मांतरण सेल का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया है। राजभवन की इस सख्ती के बाद शासन और प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। इस आदेश के तहत सभी संबंधित कॉलेजों को अपने यहाँ विशेष सेल का गठन करना होगा और इसकी पूरी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपनी होगी। ये विशेष सेल केवल निगरानी ही नहीं करेगी, बल्कि मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि किसी भी तरह के ब्रेन वॉश या जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों को शुरुआत में ही कुचला जा सके। इस स्पेशल सेल को लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि ये बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि धर्मांतरण के अलावा और भी कई परेशानियां हैं जिनसे मेडिकल के छात्र जूझ रहे हैं। अगर वो सेल उन पर भी काम करे तो बेहतर होगा। विशेष सेल जो भी क्रिएट होगा, अगर सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से होगा तो फिर वो काम सही से नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कोई विशेष सेल्स इस चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में या डॉक्टर्स के राइट्स के बारे में ढंग से समझाया जाए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। पर स्पेसिफिकली अगर सिर्फ धर्मांतरण के लिए कोई विशेष सेल क्रिएट करा जाएगा तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा, उसको बंद करवा दिया जाएगा। कि मतलब ऐसे सेल्स होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अच्छा, बहुत चीज़ें बदलेंगी उनसे? हाँ, उनसे काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और हम बहुत खुश हैं ये हुआ। इसको और जल्दी और बहुत स्ट्रिक्ट से आगे करें तो बहुत फायदा होगा। वो बंदा जो पूरी रात काम करता है और उसको अगर नहीं मिल रहा है इतना सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से इस बिल से काफ़ी ज़्यादा इस पे सुधार होगा। बहुत सोच समझ की बनाई गई है, तो हाँ कुछ फ़र्क तो पड़ेगा और धीरे धीरे ही होती है। कोई चीज़ शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसका हमें एक्शन दिखेगा, तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। एंड मेरा मानना है कि हाँ कुछ फ़र्क रहेगा। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निशाना बनाने वाले लोगों पर सीधे नजर रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी जाएगी, जिससे कि कैंपस के भीतर का माहौल पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात यूपी की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की 3 तलाक पीड़िताओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सरकारी मकान और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का आदेश जारी किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो क्या यूपी में मुस्लिम महिला वोट बैंक को साधने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला गया? यूपी सरकार के कड़े निर्देश के बाद अब महिला कल्याण विभाग 3 तलाक पीड़िताओं और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का डेटा जुटा रहा है। इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत मिलेगी। इसके अलावा सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकारी गलियारों में इसे सुशासन की मिसाल कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम महिला वोट बैंक को मजबूत कर रही है। योगी सरकार के इस फैसले पर वाराणसी में मौजूद मुस्लिम महिलाओं ने एनडीटीवी के सामने अपनी राय रखी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने सरकार को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हित में इतना उन्होंने सोचा अपनी मुस्लिम बहनों के लिए। क्योंकि पहले की जो सरकार थी उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन ये हमारी सरकार ने पहले ही 3 तलाक वाले पे ये मुद्दे पे बड़ा काम किए हैं। मैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत परिवर्तन होगा। बहुत सी गरीब महिलाएं जिनके नीचे छत नहीं, उनको छत मिलेगी। बहुत सी दुखी महिलाएं हैं। बहुत अच्छा सोची है सरकार। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने हम लोग के लिए इतना सोचा कि 3 तलाक वाले महिलाओं को सेफ हो जाएंगे वो लोग। साफ है कि यूपी सरकार के इस फैसले ने चौपालों में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल भले ही इसे 2027 के चुनाव की गोटियां फिट करना कह रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर बेसहारा और पीड़ित महिलाओं के लिए ये योजना एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये कार्ड आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख किस तरफ मोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कासगंज में बोले सपा की सरकार आने पर लेंगे एक्शन। सपा की सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी, फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर एक्शन होगा। बीजेपी ने पीडीए के लोगों का आरक्षण और अधिकार छीना। फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर एक्शन लेगी सपा सरकार, ये बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी ने पीडीए का आरक्षण और अधिकार छीना है। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जो जेल गए हैं, जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं, वो देख रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम होगा। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।